तो बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है गृह मंत्री अमित शाह से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि क्या चुनाव प्रचार से नहीं फैल रहा है कोरोना, ऐसा पूछा जाने पर शाह बोले कि चुनाव आयोग की जिम्मेदारी। दोस्तों आपको अगर विस्तार से इस खबर को बताएं तो देश में कोरोना की दूसरी लहर तेज होती नजर आ रही है और इस बीच जो है पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार जोरों पर है। सभी राजनीतिक दल पूरी तरह से जोर लगाए हुए हैं। ऐसे में जो है सवाल लगातार पूछा जा रहा है कि क्या ऐसे चुनाव प्रचार के चलते कोरोना नहीं फैलेगा। शुक्रवार को मीडिया ने इस बारे में गृह मंत्री अमित शाह से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि चुनाव कब और कैसे कराना है ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी होती है और शासित राजनीतिक दल इसे तय नहीं करते। उन्होंने ये भी कहा कि प्रचार के दौरान नेता आने वाले लोग भी अपना ध्यान रखते हैं। वहीं देश में वैक्सीन की कमी की बात को उन्होंने खारिज कर दिया और साथ ही शाह ने कहा कि सभी राज्यों को जरूरत के हिसाब से वैक्सीन की सप्लाई की जा रही है और जो ये कहें कि उनको सप्लाई नहीं की जा रही है वो सरासर गलत है। और उन्होंने कहा कि इसकी जिम्मेदारी जो है जैसा कि कोरोना फैलता है कि नहीं फैलता है ये जिम्मेदारी मात्र और मात्र चुनाव आयोग की होती है, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं होती है। दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है बंगाल चुनाव से लेकर के। आपको बता दें कि 2 दिन में ही चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी को भेजा दूसरा नोटिस और साथ ही कहा कि जवानों पर क्यों विवादित बयान देते हैं आप। दोस्तों अगर विस्तार से इस खबर को बताएं तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चुनाव आयोग ने 2 दिन के भीतर दूसरा नोटिस भेजा है। हाल ही में दोस्तों ममता बनर्जी सुरक्षा बलों यानी कि सीआरपीएफ और सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ पर सवाल खड़े किए थे। उन्होंने केंद्रीय सुरक्षा बलों पर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की मदद करने वाले वोटरों को मतदान करने से रोकने का आरोप भी लगाया था। इसको लेकर के चुनाव आयोग ने उन्हें दूसरा नोटिस भी भेज दिया। आपको बता दें कि चुनाव आयोग की ओर से 8 अप्रैल को भेजे गए दूसरे नोटिस में ममता बनर्जी के उन बयानों का जिक्र किया गया है जिसमें वह सुरक्षा बलों पर रोज सवाल उठाती रही हैं। और आपको बता दें कि टीएमसी के एक प्रतिनिधिमंडल ने 21 फरवरी को बांग्लादेश बॉर्डर की सुरक्षा में तैनात बीएसएफ पर एक पार्टी के पक्ष में ग्रामीण को धमकाने का आरोप लगाया था। आयोग ने नोटिस भेजते हुए बीएसएफ पर लगाए गए आरोपों को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए ये बात जो है दोबारा नोटिस भेजा है। चुनाव आयोग ने कहा है कि बीएसएफ पर आरोप लगाना दुर्भाग्यपूर्ण है, यह देश की बेहतरीन फोर्स में से एक है। बीएसएफ पर सवाल उठाना गलत है। और साथ ही इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि आयोग ने नोटिस में ममता के उस बयान का जिक्र किया है जिसमें वो कह रहे हैं कि वोटरों को मतदान करने के लिए सीआरपीएफ रोक रही थी। और आपको ये बता दी कि चुनाव आयोग का कहना है कि सीआरपीएफ समेत सभी अर्धसैनिक बलों की चुनाव कराने में अहम भूमिका है और उन पर इस तरह से सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए। वह कानून व्यवस्था को लेकर के निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराते हैं। और आयोग ने कहा है कि ममता बनर्जी का आरोप दुर्भाग्यपूर्ण है। इसको लेकर के केवल चुनाव के दौरान बल्कि चुनाव के बाद भी केंद्रीय सुरक्षा बलों पर सवाल उठेंगे। और उन्होंने आगे ये भी कहा कि बता दें कि इससे पहले ममता बनर्जी ने कहा था कि वह सांप्रदायिकता आधार पर मतदाताओं को बांटने के किसी भी प्रयास के खिलाफ आवाज उठाती रहेंगी। और साथ ही चुनाव आयोग चाहे तो उनको 10 कारणों के लिए नोटिस भेज दे लेकिन उसको जो है उनका रुख नहीं बदलेगा और साथ ही वो लगातार इस तरह से सवाल उठाती रहेंगी। दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है दिल्ली से जो कि अरविंद केजरीवाल से जुड़ी है। आपको बता दें कि दिल्ली में बढ़ते कोरोना को लेकर के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने की घोषणा, सभी स्कूल अगले आदेश तक बंद रहेंगे। दोस्तों अगर आपको विस्तार से इस खबर को बताएं तो कोरोना के बढ़ते मामले को देख करके दिल्ली के मुख्यमंत्री ने सभी स्कूल और सरकारी प्राइवेट चाहे भी सभी क्लासेज के लिए आदेश दे दिया है कि अगले आदेश तक इसे बंद कर दिया जाए। और साथ ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह जानकारी ट्वीट करके दी। बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना नए सिरे से पांव तक पसार रहा है। आपको बता दें कि गुरुवार शाम के करीब 7 बजे दिल्ली स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 7,437 लोग कोरोना से संक्रमित हुए और साथ ही 24 लोगों की मौत भी हुई। इससे पहले बुधवार को 5,506 लोगों को कोरोना संक्रमित बताया गया था। आपको बता दें कि अब तक राष्ट्रीय राजधानी में 69,800 लोग जो है संक्रमित हो चुके हैं इस बार। और साथ ही 11,157 मरीजों की मौत हो चुकी है। अब तक राष्ट्रीय राजधानी में जो है 69,005 और साथ ही आपको बता दें कि संक्रमित हुए लोगों में 11,157 मरीजों की मौत हो चुकी है। इस समय शहर में दोस्तों आपको बता दें कि तो शहरी में जो है 23,181 मरीजों का इलाज चल रहा है, जो कि दिल्ली में 4,226 कंटेनमेंट जोन है, जो कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली में 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों उत्तर प्रदेश से, जो कि योगी सरकार से लेकर के आप बता दें कि योगी सरकार का कोरोना पर बड़ा फैसला, सरकारी और निजी दफ्तरों में 50% कर्मचारी ही अब करेंगे काम। दोस्तों अगर आपको विस्तार से इस खबर को बताएं तो कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा कदम उठाया। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेश के सभी सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों और ऑफिस में 50% लोगों की उपस्थिति का आदेश दे दिया। योगी सरकार के आदेश के बाद जो है ऑफिस में 50% लोग ही काम कर सकेंगे। हालांकि अभी यह तय नहीं हुआ है कि इसके लिए किस तरह से नियम बनाया जाएगा। इस आदेश में अमल किए जाने पर रोटेशन या किसी दूसरी व्यवस्था के तहत यह नियम लागू होगा। अभी आपको ये तय नहीं हुआ है। हम आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ और वाराणसी समेत प्रदेश के कई जिलों में कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से योगी सरकार ने यह फैसला सुनाया है। लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी और कानपुर नगर में बढ़ते कोरोना के मामलों पर लगाम लगाने के लिए सीएम ने सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों में 50% मानव संसाधन की क्षमता के साथ काम किए जाने का आदेश दे दिया। उन्होंने आला अधिकारियों से सतर्कता बरतने में, सोशल डिस्टेंसिंग सहित और साथ ही कोविड प्रोटोकॉल का पूरा अनुपालन
जो है कार्यकालों में जो है कार्यालय जो भी हैं अलग अलग शिफ्ट में काम हो, इस बात को सुनिश्चित करने का आदेश दे दिया है। बता दें कि प्रदेश में कोरोना वायरस से संक्रमण के नए मामलों को लेकर के पिछले सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। इसी वजह से सरकार पूरी तरह से फुल एक्शन में है। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों छत्तीसगढ़ से, जो कि राजेश्वर सिंह से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि जवान राकेश्वर सिंह की जुबानी बेहोश हो गया था मैं, और साथ ही होश आने पर गांव-गांव घुमाते रहे नक्सली। अगर आपको विस्तार से इस खबर को बताएं तो नक्सलियों द्वारा बंधक बनाए गए कोबरा बटालियन के जवान राकेश्वर सिंह मनहास को दोस्तों सही सलामत रिहा करा लिया गया है। वो अच्छा दिनों तक नक्सलियों के कब्जे में थे। राकेश्वर सिंह को उनके जो पत्नी हैं पद्मश्री धर्मपाल सैनी के नेतृत्व में बनी टीम ने छुड़ाया। 3 अप्रैल को टेलाकुड़ा में हुई मुठभेड़ में नक्सलियों ने राकेश्वर सिंह को बंदी बना लिया था और फिर उनकी तस्वीर जारी कर बताया था कि वह सकुशल हैं, और साथ ही नक्सलियों ने जवान को छोड़ने के लिए मध्यस्थता की बात भी रखी थी। अगर आपको बताएं तो राकेश्वर को छुड़ाने के लिए धर्मपाल सैनी, साथ ही गोंडवाना समाज के अध्यक्ष तेलम बैरैया और रिटायर्ड शिक्षक जयभद्र करे और साथ ही बीजापुर के मुरतुंडा की सरपंच सुमाखी हक्का और मध्यस्थता में अहम भूमिका निभाई। आपको बता दें कि जानकारी के लिए बता दें कि धर्मपाल को बस्तर गांधी भी कहा जाता है, जो कि इधर नक्सलियों के चंगुल से सकुशल लौटाने के बाद राकेश्वर सिंह ने बताया कि वे हमले के बाद बेहोश हो गए थे, उन्हें बेहोश कर दिया गया था और साथ ही तो नक्सलियों ने उन्हें बंदी बना लिया था। और उसके बाद उन्होंने बताया कि नक्सली 6 दिन तक उन्हें अलग अलग गांव घुमाते रहे, हालांकि किसी ने उनके साथ जो है बुरा सलूक नहीं किया, ऐसा राकेश्वर सिंह ने अपने बयान में कहा है। बता दें कि नक्सलियों ने राकेश्वर सिंह को 12 गांव के लोगों द्वारा की गई जन अदालत के बाद छोड़ने का फैसला किया था। यह जन अदालत तुलामुड़ा में लगाई गई थी। दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि विदेशी वैक्सीन को मंजूरी दिलाने के लिए लॉबिंग कर रहे हैं राहुल गांधी। रविशंकर प्रसाद का आरोप, अगर आपको विस्तार से इस खबर को बताएं तो केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी विदेशी फार्मा कंपनियों द्वारा तैयार की गई कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दिलाने के लिए लॉबिंग कर रहे हैं। रविशंकर प्रसाद ने कहा, बतौर पार्ट टाइम राजनीतिक फेल होने के बाद अब राहुल गांधी फुल टाइम लॉबिंग करने लगे हैं। उन्होंने कहा है कि पहले उन्होंने लड़ाकू विमान बनाने वाली विदेशी कंपनियों से लॉबिंग की है, और साथ ही राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि महामारी से लड़ना कोई भी ट्रिक गेम नहीं है जो कि इस पर लड़ा जा सके। इसके लिए उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन के अलावा टेस्टिंग, ट्रेसिंग और साथ ही उपचार की आवश्यकता होती है, लेकिन राहुल गांधी की समस्या यह है कि वे सब कुछ नहीं जानते। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिख करके आग्रह किया है कि कोरोना वायरस के टीके की खरीद एवं वितरण में जो राज्यों की भूमिका बढ़ाई गई है और साथ ही टीके निर्यात पर तत्काल रोक लगाई जाए। उन्होंने 8 अप्रैल की तिथि वाले जो है इस पत्र पर आरोप भी लगाया है कि केंद्र सरकार की ओर से सही तरीके से क्रियान्वयन न किए जाने और साथ ही उसमें लापरवाही के कारण टीकाकरण का प्रयास कमजोर पड़ता दिख रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री से यह भी टीके पर कहा है कि आपूर्तिकर्ताओं को जरूरी समय पर संसाधन मुहैया कराया जाए ताकि टीके को तैयार करने की क्षमता में इजाफा हो सके। और कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि देश में कोरोना वायरस संक्रमण की नई लहर आने की टीकाकरण की गति कथित और धीमी तौर पर होने लगी है, और उन्होंने इसका भी उल्लेख किया है। उन्होंने दावा किया है कि अगर मौजूदा गति से टीकाकरण चलता रहा तो देश की 75% आबादी को टीका लगाने में कई साल लग जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि आग्रह करते हुए कहा है कि टीके के निर्यात पर तत्काल रोक लगाई जाए। दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है योगी आदित्यनाथ से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि आदित्यनाथ को तृणमूल की महुआ मोइत्रा का जवाब, हमें अपने रोमियो पसंद है। दोस्तों अगर आपको विस्तार से इस खबर को बताएं तो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के प्रचार में भाजपा नेता व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा दिए गए एंटी रोमियो स्क्वाड वाले बयान पर हंगामा मच गया। आपको बता दें कि भाजपा नेता के इस बयान पर तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा ने पलटवार किया। महुआ मोइत्रा ने कहा है कि योगी आदित्यनाथ को जवाब देते हुए उन्होंने अपने बयान में कहा कि हमें अपने रोमियो ही पसंद है। दरअसल गुरुवार को विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान हुगली जिले के कृष्ण रामपुर में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, इसलिए भाजपा सरकार आने के बाद उत्तर प्रदेश की तर्ज पर एंटी रोमियो स्क्वाड गठित कर करके टीएमसी के सभी मंचुओं को जेल भेजा जाएगा और साथ ही जेल में डाला जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार बंगाल में महिलाओं के लिए सार्वजनिक परिवहन मुक्त कराएगी, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर भाजपा सरकार आ जाएगी तो यहाँ पर सुशासन पूरी तरह से हो जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा कि इस बार अगर बीजेपी जीतती है तो यहाँ पर महिलाएं पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएंगी। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों किसान आंदोलन से, जो कि पंजाब से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि किसान आंदोलन के बीच एमएसपी पर बड़ा फैसला, पंजाब ने मानी केंद्र की बात। अगर आपको विस्तार से इस खबर को बताएं तो पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने बृहस्पतिवार को कहा कि राज्य सरकार के पास चालू रबी सत्र के दौरान फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पर होने वाली खरीद का भुगतान सीधे बैंक खाते में हस्तांतरित यानी कि डीबीटी के द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा कोई भी विकल्प नहीं बचा है। और साथ ही रबी विपणन सत्र 10 अप्रैल से शुरू हो रहा है, जो कि बादल ने कहा कि इस संबंध में डीबीटी प्रणाली को लागू करने के लिए समय दिए जाने
में पंजाब के आग्रह को केंद्र सरकार ने स्वीकार नहीं किया। केंद्रीय खाद्य मंत्री पीयूष गोयल के साथ लंबे विचार विमर्श के बाद बादल ने यह जानकारी दी है। और साथ ही इससे पहले जो है पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने शुक्रवार को आढ़तियों और साथ ही कमीशन एजेंट के साथ जो है एक बैठक बुलाई। इस बैठक में 10 अप्रैल से शुरू होने वाले गेहूं की खरीद सत्र में एमएसपी का भुगतान नई प्रणाली के तहत किए जाने पर चर्चा की गई। पंजाब सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा कानून यानी कि एनएसए के तहत जो है केंद्र सरकार से जो गेहूं चावल की एमएसपी पर खरीद करती है। वर्तमान में पंजाब में किसानों को एमएसपी का भुगतान आढ़तियों के जरिए किया जाएगा, जबकि अन्य राज्यों में यह भुगतान किसानों को सीधे उनके बैंक खातों में दिया जाता है। बादल ने 2.5 घंटे की बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा कि केंद्र सरकार ने हमसे डीबीटी को लागू करने के लिए कहा, जो कि हमने मान लिया और साथ ही हमने और समय भी मांगा था, क्योंकि पंजाब में आढ़तियों प्रणाली चलती है। लेकिन भारत सरकार ने हमारी मांग को नहीं माना। साथ ही हमने काफ़ी प्रयास भी किया, लेकिन उन्होंने नहीं माना। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के पास अब कोई भी विकल्प नहीं है, हमें प्रत्यक्ष बैंक हस्तांतरण को जो है चालू सत्र के ही अमल कर लाना होगा, और जो कि उन्होंने ये भी कहा कि इसको लागू ही करना होगा। अब भुगतान के लिए जल्द ही नई प्रणाली लागू की जाएगी। बैठक के बाद बादल के अलावा पंजाब के खाद्य मंत्री जो कि भारत भूषण आशु और साथ ही पीडब्ल्यूडी मंत्री विजय इंदर सिंगला और साथ ही मंत्री बोर्ड के चेयरमैन एस लाल सिंह उपस्थित थे। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही दोस्तों मायावती से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि मायावती सरकार में हुए स्मारक घोटाले में बड़ी कार्रवाई, 4 बड़े अफसर गिरफ्तार। अगर आपको विस्तार से इस खबर को बताएं तो मायावती सरकार में जो है लखनऊ नोएडा बने स्मारक घोटाले में उत्तर प्रदेश सतर्कता अनुष्ठान यानी कि विजिलेंस की लखनऊ की टीम ने राजकीय निर्माण निगम के 4 बड़े तत्कालीन अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं विजिलेंस की टीम राजकीय निर्माण निगम एलडीए समेत कई अन्य अधिकारियों पर भी शिकंजा कस सकती है। आपको बता दें कि इस मामले में गोमती नगर थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें 2007 और 2011 में मायावती शासनकाल के दौरान लखनऊ और नोएडा में बने भव्य स्मारक में हुए घोटाले की जांच की पूरी विजिलेंस की लखनऊ टीम कर रही है। और इसके साथ ही इस टीम को साथ जो है जांच क्रम में शुक्रवार को विजिलेंस की टीम ने वित्तीय परामर्श बिरमंगल मुद्रा महाप्रबंधक तकनीकी ऐसे त्यागी भी मौजूद थे।